Welcome back to the channel. Now in this video we are going to start a new chapter, reproduction. हम इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं. पिछली क्लासेस में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को एकदम अच्छे तरीके से ख़त्म कर लिया है. जो प्लांट्स वाला कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, हम प्लांट्स वाले सेक्शन को अलग से पढ़ेंगे. प्लांट फिजियोलॉजी मैं उसको बना के अलग से डालूंगा. ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन के हिसाब से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो आप समझ गए होंगे कि मैं कैसे कैसे फर्दर इम्प्रूव करने वाला हूँ. हाँ, लेकिन इस चैप्टर में हम रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स में सबको एक साथ ही मिलाकर पढ़ेंगे. ये एक साथ पढ़ना जरूरी है, ठीक है. तो इस चैप्टर में हम बेसिक्स समझेंगे. रिप्रोडक्शन के लिए जो जो चीजें आवश्यक है हमको, उन सभी चीजों को समझेंगे. हमारा रिप्रोडक्शन अगले लेक्चर से स्टार्ट होगा, लेकिन इस लेक्चर को देखना इसलिए जरूरी है ताकि हम अपने चैप्टर को अच्छे से समझ पाए. आखिर ये चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं, वाई वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर. ओके, तो आप अच्छे से कॉपी नोट्स की आज वैसे कोई आवश्यकता नहीं है. आप आज इस लेक्चर को आराम से सुन भी सकते हैं. कॉपी नोट्स निकालने का, और लगे कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, और नहीं लगे तो आराम से इस लेक्चर को सुनिए, ठीक है. ये तो पिछले वाला लेक्चर का है. तो ये जो हमारा चैप्टर है इसका क्या नाम है, रिप्रोडक्शन. हम कम से कम टॉपिक डाल देते हैं, या चैप्टर रिप्रोडक्शन. मैं कुछ सवाल से आपको इस चैप्टर से अवगत कराऊंगा. एनसीईआरटी भी पहले सवाल ही पूछती है ताकि हम सवाल समझ पाए, हम इस चैप्टर को पढ़कर आखिर क्या समझने वाले हैं. आज का हमारा जो चैप्टर है रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन को हिंदी में जनन कहते हैं. जनन 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 यानी कि जन्म देना. जनन यानी कि जन्म देना, और इसी शब्द से निकला हुआ है जननी, जन्म देने वाली, यानी कि माता, जननी. ये जनन है और जनन से ही शब्द बना है जननी, और जन्म मतलब जन्म देना. तो एनसीईआरटी सवाल पूछती है, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में लाइफ प्रोसेस में पढ़ा हुआ है, कि अगर हम न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी क्रियाओं को अगर हम नहीं करें, इन सभी क्रियाओं को हम नहीं करें, अगर आप न्यूट्रिशन यानी कि आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, तो आप क्या हो जाएंगे, आप डेड हो जाएंगे, मर जाएंगे. सांस नहीं ले तो भी मर जाएंगे. एक्सक्रीशन, मान लीजिए आपके बॉडी में कोई एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बन रही है, जैसे पसीना आना, पसीना बंद कर दिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना बंद कर दिया जाए, तो आप क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे. आप अपना सांस रोक ले तो आपके भीतर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, और आप अचानक से अपना हाथ हटा लेंगे. लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा आदमी बंद कर दे, तो सांस जो हम छोड़ रहे हैं, यानी कि हमारे भीतर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है उसका बाहर निकलना हमारे लिए आवश्यक है. और अगर हम एक्सक्रीट नहीं करें तो हम डेड हो जाएंगे. वैसे ही फीसिस यानी कि मल मूत्र का त्याग करना, वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर से बाहर जाना ही चाहिए. ट्रांसपोर्टेशन, ब्लड में हमने समझा था कि कैसे ग्लूकोज या ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जाती है, किसके थ्रू होकर, ब्लड के थ्रू होकर. तो ये सारी क्रियाएं अगर हम नहीं करें तो हम, सीधा बात है कि हम क्या हो जाएंगे, या कोई भी ऑर्गेनिज्म, हम ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी जीव जंतु मर जाएगा. लेकिन मान लीजिए ये कोई पर्सन है ए, ये पर्सन ए है, ए नहीं, इस पर्सन का नाम हम रख लेते हैं अभिषेक. अगर अभिषेक न्यूट्रिशन नहीं करे मर जाएगा, रेस्पायर नहीं करे मर जाएगा, एक्सक्रीट नहीं करे मर जाएगा, ट्रांसपोर्ट नहीं करे मर जाएगा. लेकिन अगर अभिषेक रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा है, रिप्रोड्यूस यानी कि जनन नहीं कर रहा है, तो भी अभिषेक जिंदा रहेगा. तो भी अभिषेक कैसा रहेगा, अगर कोई आदमी अपने जैसे संतति को उत्पन्न नहीं कर रहा है तो भी वो इंसान जिंदा रहेगा. यानी कि रिप्रोडक्शन हमारे जीने के लिए आवश्यक नहीं है. हमारे जिंदा रहने के लिए हमको हमारे शरीर को संरक्षित करने के लिए रिप्रोडक्शन रत्ती भर आवश्यक नहीं है. तो फिर
एनसीईआरटी पूछती है कि आखिर कोई जीव अपना बहुत सारा एनर्जी रिप्रोडक्शन में क्यों लगाता है। आखिर कोई भी जीव जंतु है अपने अपने जैसे जंतुओं को या पौधों को या किसी भी चीज को जन्म देगा, उसको पाल पोस कर बड़ा करेगा। अगर उसके भीतर ऐसी हैबिट्स है, तो जैसे इंसान के भीतर ऐसी हैबिट होती हैं, तो उसको पाल पोस कर बड़ा करेगा, यानी कि उस वो अपना एनर्जी उसमें लगा रहा है। तो क्यों लगा रहा है जब उसके लिए आवश्यक ही नहीं है? मेरे अगर जीने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक नहीं है, तो मैं इस पे इतना एनर्जी क्यों खर्चा कर रहा हूँ? ये एक इंडिविजुअल यानी कि ये एक व्यक्ति का बात नहीं है। मान लीजिए सभी लोग एक साथ सोचे कि हमें रिप्रोड्यूस नहीं करनी है, तो ऐसा होगा कि जितने भी मौजूदा लोग यानी कि धरती पर जितने लोग अभी मौजूद हैं, धीरे धीरे उनमें से लोग मरना शुरू हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा होगा कि सभी लोग मर जाएंगे और धरती पर मनुष्य की प्रजाति खत्म हो जाएगी। तो ये एक व्यक्ति के लिए नहीं है, रिप्रोडक्शन एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है। ये किसी स्पीसीज को हमेशा धरती पर निरंतर उसको रखने के लिए, उस स्पीसीज का धरती पर एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक है। एनसीईआरटी का ये सवाल था जिसको हमने देखा है। तो रिप्रोडक्शन एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, रिप्रोडक्शन किसी पॉपुलेशन, किसी खास प्रकार के जाति समुदाय को धरती पर बनाए रखने के लिए, यानी कि उसकी कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन की जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि आखिर न्यूट्रिशन और इन सभी चीजों की आवश्यकता होती है, इसलिए जीव करता है, इसलिए जीव इन सभी क्रियाओं को परफॉर्म करता है। लेकिन रिप्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं भी है जीने के लिए, फिर भी रिप्रोड्यूस क्यों कर रहा है? क्योंकि अगर नहीं किया जाए तो धरती पर उसका एग्जिस्टेंस यानी कि उस खास प्रकार के स्पीसीज का, किसी जाति का अस्तित्व गायब हो जाएगा। समझ गए? दूसरा बात, आखिर रिप्रोडक्शन वेरिएशन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन के कारण हम लोग अलग अलग जीव कैसे जन्म लेता है, अलग अलग जीव कैसे जन्म लेता है। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, वेरिएशन के बारे में समझाना है। ये है ये कोई पर्सन है, ठीक है, आराम से समझिए इसको, आराम से। ये कोई पर्सन है, ठीक है, ये है ए कुमार, नाम रख लीजिए इनका। ये कोई लड़की है, ठीक है, इनका नाम बी रख लीजिए, बी कुमारी। इन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन होगा। ये क्रॉस का मतलब रिप्रोडक्शन होता है बायोलॉजी में, ठीक है। और इनसे कुछ ना कुछ क्या जन्म लेंगे, बच्चे जन्म लेंगे, ठीक है। मान लीजिए इनसे 2 लड़कों का जन्म होता है। कितने लड़कों? 2 लड़कों का। एक ये है, ठीक है, 2, और एक इसी का भाई है, ये इसका क्या है? भाई। ध्यान रखने लायक बात यह है कि ये दोनों समान नहीं रहेंगे। लेकिन क्यों? पेरेंट्स एक ही हैं, पेरेंट्स वही हैं, ए कुमार और ये बी कुमारी। पेरेंट्स वही होते हुए भी, एक ही पेरेंट्स होते हुए भी, इन दोनों में अंतर कैसे हुआ? इन दोनों में अंतर कैसे उत्पन्न हुआ? अगर आप 2 भाई हैं, आपके माँ बाप सेम है, तो आप दोनों में इतना अंतर क्यों है? आखिर क्यों अंतर है? ये वेरिएशन क्यों हुआ? अच्छा, अगर वेरिएशन हुआ तो क्या ये वेरिएशन जरूरी है या जरूरी नहीं है? 2 कारण, 2 कंडीशंस हो सकते हैं। हो सकता है ये वेरिएशन हमारे लिए या प्रकृति के लिए जरूरी हो, या हो सकता है ये किसी काम का नहीं हो, या इसका निगेटिव इफेक्ट पड़ता हो। तो वेरिएशन होता क्यों है और वेरिएशन की आवश्यकता है तो क्यों है, ठीक है। तो हम इस चीज को सवाल समझ लीजिए। पेरेंट्स एक ही हैं, ये दोनों पेरेंट्स इसके समय पे भी थे। ये बड़ा लड़का है 1 नंबर, ये 2 नंबर, तो इसके समय पर यही पेरेंट्स थे और इन भाई साहब के समय पर यही पेरेंट्स थे। लेकिन इनमें तो अंतर होगा कि नहीं होगा? आप दोनों फोटो कॉपी तो नहीं हुए। अगर आप भाई बहन भी हैं तो आप में एकदम समानता, देखिए मुंह, हाथ पैर, ये सारे, मेरे पास भी 2 हाथ है, आपके पास भी 2 हाथ है, ये एक प्रकार की समानता है। लेकिन क्या हमारे हाथ पैर एक साथ एकदम 100% मिलते जुलते हैं, आइडेंटिकल है? नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, क्योंकि हमारे पेरेंट्स भी अलग है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर आप ही के माता पिता, अगर आप 2 भाई हैं तो आप दोनों भाई अलग क्यों हैं? क्वेश्चन समझ में आया? तो
तो हम इसी सवाल को समझने वाले हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है, हो रहा है तो क्या ये अच्छा है या बुरा है। मिटा दूं, इसको बोलते हैं वेरिएशन। इसको क्या बोलते हैं? वेरिएशन यानी कि बदलाव। वेरिएशन यानी कि बदलाव। आखिर ये वेरिएशन हो क्यों रही है? तो देखिए, हम एक सेल से समझते हैं। हम सेल चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम सेल चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। किस लेक्चर में? सेल वाले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। हम जानते हैं कि सेल के पास न्यूक्लियस होता है। सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। सेल के पास क्या होता है? न्यूक्लियस। ये है सेल। ध्यानपूर्वक समझिएगा, ये है सेल। मैं एकदम बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत हाई लेवल पे नहीं जाऊंगा क्योंकि वो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी करके हम ये चैप्टर अच्छे से समझ पाए, क्योंकि अगले ही चैप्टर में हम जेनेटिक्स पढ़ने वाले हैं और वहां पे पूरा डिटेल में पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं बेस तैयार कर रहा हूं ताकि आप ये दोनों चैप्टर्स को, रिप्रोडक्शन को और जेनेटिक्स को अच्छे से समझ पाए। इसीलिए ये समझना जरूरी है। समझ में आया? ठीक है। और सेल के अंदर हमने देखा था कि ऐसे ऐसे धागे नुमा रचना होती थी। ऐसे धागे नुमा रचना होती थी जिसको हमने डीएनए कहा था। क्या कहा था? डीएनए। डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बताइए। डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये होता है डीएनए का फुल फॉर्म। और क्लास 11th में आइएगा तो हम डीएनए का स्ट्रक्चर भी बना के समझेंगे। डीएनए में कौन सा शुगर होता है, डीएनए के किस कार्बन पे ऑक्सीजन एक निकल जाने के कारण इसको डिऑक्सी बोलते हैं, डीएनए में कौन कौन से क्या न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से पाए जाते हैं, ये सारा चीज हम बायोमोलिक्यूल क्लास 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीएनए पाया जाता है। क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। लेकिन क्या अगर मान लीजिए 1 kg का बच्चा जन्म ले रहा है, 1 kg का, कितने केजी का? 1 kg का, हम उसको भोजन करा रहे हैं, कुछ भी भोजन करा रहे हैं, दूध पिला रहे हैं, जो भी करा रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये बच्चा भोजन कर रहा है और भोजन करने के बाद ये 2 kg का हो गया, भोजन करने के बाद कुछ साल, कुछ महीनों, कुछ दिनों के बाद ये कितने केजी का हो गया? 2 kg का। तो क्या ये उस दूध को अपने भीतर रखे हुए है या इसके भीतर से कुछ बढ़ गया है? इसके भीतर मांस बढ़ा है। तो मांस कैसे बढ़ा है? इसके भीतर मांस कैसे बढ़ा है? सेल के डेवलपमेंट से। एक सेल था, सेल 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, जिससे 2 सेल्स बन गए, जिससे 2 सेल्स बन गए, 2 से 4 सेल्स बने। तो ऐसे सेल का डिवीजन होता है। ऐसे सेल्स का क्या होता है? डिवीजन होता है, जिसके कारण मांस में, यानी कि हमारे हड्डियों में, मांसपेशियों में, ब्लड में, सारी चीजों में ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है, और जिसके कारण हमारा वजन भी बढ़ता है। ठीक है, तो देखिए ये होगा, ये सेल 2 पार्ट में, सेल जब अपने पूरे आकार में विकसित हो जाएगा, सेल जब अपने मैक्सिमम साइज में विकसित हो जाएगा, सेल जब अपने मैक्सिमम साइज में विकसित हो जाएगा, तब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। तब ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, अब देखिए दिक्कत ये है कि अगर ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा तो इसमें तो धागा है, इसमें धागा है, ये धागा आपस में उलझ जाएगा। ये धागा क्या हो जाएगा? धागा आपस में उलझ जाएगा। तो क्या किया जाए? इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रकृति ने इसको कैसे सॉल्व किया है? तो प्रकृति पहले क्या करती है? प्रकृति पहले इस धागे को 2 गुना करवाती है। डिवीजन से पहले, ठीक डिवीजन से पहले इस धागे को कितने गुना कराती है? 2 गुना। यानी कि मान लीजिए ये एक धागा है, तो इस धागे को क्या करेगी? 2 गुना, यानी कि 2 धागा बनवाएगी। क्या बनवाएगी? 2 धागा। अब देखिए सेल, ये रहा सेल और ये रहा उसका न्यूक्लियस, और इसमें क्रोमोसोम कितना हो गया? सॉरी, डीएनए कितना हो गया? 2 गुना। डीएनए कितना हो गया है? 2 गुना, यानी कि धागे जो न्यूमन रचना है वो बहुत अत्यधिक हो गया। अब इस धागे को अच्छे तरीके से फोल्ड किया जाएगा। अब इस धागे को अच्छे तरीके से फोल्ड किया जाएगा ताकि ये धागा अलग अलग हो सके, ताकि ये धागा अलग अलग। अच्छा, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि अगर इसके पास राइबोसोम भी है तो ये भी दो ठो, 4 ठो, जितना भी है आधा आधा बढ़ जाएगा। इसके पास जो भी है, इसके पास जो भी है, सेल के पास जो भी कंटेंट है, सेल के पास जो भी कंटेंट है वो आधा आधा बढ़ जाएगा। इन सभी चीजों के बारे में, सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में हमने पढ़ लिया है। सेल के ऑर्गेनेलिज के बारे में हमने सेल चैप्टर में, इसीलिए मैंने 10th के बायो को शुरू करने से पहले एक चैप्टर 9th का जो सेल चैप्टर है उसको पढ़ा रखा है।
तो वहां पे आप जाके पूरे डिटेल में लेक्चर देख सकते हैं। तो अभी क्या हुआ है, सेल के पास डीएनए है, डीएनए को 2 गुना किया गया, और सेल के पास जो अदर कंटेंट्स भी है, यानी कि क्या, सेल के पास अदर कंटेंट्स क्या है, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी को भी 2 गुना किया गया, क्योंकि आधा आधा देना है तो बराबर बराबर देंगे तब तो सेल एग्जिस्ट कर पाएगी, सर्वाइव कर पाएगी आने वाले कंडीशन में। कंडीशन कैसा होगा कैसा नहीं होगा, तो उन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए सेल को बराबर बराबर सभी चीज को देना पड़ेगा, ताकि सेल अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सके, अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस कर सके और जिंदा रह सके। और क्या कर सके, जिंदा रह सके। अगर मान लीजिए हम इसमें राइबोसोम देंगे ही नहीं, तो इसमें राइबोसोम नहीं देंगे तो इसमें प्रोटीन कैसे बनेगा, बहुत सारी रिएक्शन रुक जाएंगी, इसमें बहुत सारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ये सारी चीजें हम नहीं देंगे, रेस्पिरेशन रुक जाएगा, साइटोप्लाज्म नहीं दे तो साइटोप्लाज्म नहीं देंगे तो उसमें एंजाइम नहीं जाएगा, एंजाइम नहीं जाएगा तो सेल डेड हो जाएगा। तो ये आप चीजें समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो डीएनए है अब कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए कन्वर्ट हो जाएगा क्रोमोसोम्स में। डीएनए क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट होने का क्या मतलब है, बहुत धागा बड़ा है। सभी घरों में मम्मी के पास या किसी लेडी के पास साड़ियां होती हैं, साड़ियां बहुत बड़ी होती हैं। तो अब अगर हम उसको रख रहे हैं तो क्या करेंगे, उसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करके उसको फोल्ड करके रखेंगे। या ऐसे ही बड़ा घर में फैलाकर पूरा घर में साड़ी साड़ी छीट बिखेर के रखे होते हैं, नहीं ना रखे होते हैं। हम साड़ी को फोल्ड कर देते हैं और फोल्ड करके उसको पन्नी में डालकर और रख देते हैं, या जैसे भी रखना है उसको रख देते हैं, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स को, डीएनए को क्रोमोसोम्स में बदल दिया जाता है, ताकि ये अच्छे तरीके से अलग अलग हो जाए, ताकि ये अच्छे तरीके से अलग अलग हो जाए। तो अब देखिए अब क्या हो रहा है, यानी कि ये डीएनए है, ये ऐसे हो गया है, ये ऐसे हो चुका है, ठीक है, ये ऐसे हो चुका है। यहाँ पे डीएनए कितना था, एक डीएनए था, यहाँ पे कितना एक कितना था, एक। और डीएनए को 2 गुना किया गया है, क्योंकि सेल को बीच से बांटना है, सेल को बीच से क्या करना है, अलग अलग करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। क्यों करना है, क्योंकि सेल बहुत बड़ा हो चुका है, सेल बहुत बड़ा हो चुका है, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, फिर से बढ़ेगा, फिर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये है डीएनए, और ये है क्या, ये है सेंट्रोसोम, ये है सेंट्रोसोम। अब इन दोनों डीएनए को अलग अलग किया जाएगा, दोनों डीएनए को क्या, दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग किया जाएगा, दोनों क्रोमोसोम्स को क्या किया जाएगा, अलग अलग किया जाएगा। एक सेकेंड, हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसमें 2 क्रोमोसोम्स, इसमें जो क्रोमोसोम्स है खींच कर 2 भाग में बांट दिया जाएगा, यहां से खींच कर कितने भाग में बांट दिया जाएगा, 2 भाग में। मैं ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, लेकिन ये समझना जरूरी है। ये जो डीएनए है ये ऐसा हो गया है, और इसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स, इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब जो हमारा सेल है वो धीरे धीरे ऐसा कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा, वो कुछ इस प्रकार से दिखने लगेगा। देखिए, एक क्रोमोसोम इधर आ गया और आधा क्रोमोसोम उधर चला गया, आधा इधर आधा उधर, और बीच से सेल बीच से डिवाइड होकर, सेल बीच से डिवाइड होकर 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में बढ़ जाएगा। डिवाइड होकर कितने पार्ट्स में बढ़ जाएगा, 2 पार्ट्स में। और ये एक नया सेल बन गया, ये न्यू डॉटर सेल, न्यू सेल, न्यू कितने सेल, 2 डॉटर, DAUGHTER, डॉटर सेल्स। आप समझ पा रहे हैं हुआ क्या, सेल था, सेल के पास डीएनए था, डीएनए को 2 गुना किया गया, डीएनए को 2 गुना करने के बाद उनको क्रोमोसोम्स में बदल दिया जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको उनको अलग करना है, और इस तरह से हम अलग करेंगे तो सेल में डीएनए उलझ जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें पैदा होने लगेंगी, ठीक है। और क्रोमोसोम में बदलकर इनको अलग अलग तरफ खींच लिया गया, अलग अलग तरफ खींच लिया गया, ठीक है। ये जो डीएनए है, अच्छा, इसमें बहुत सारे अपने जितने भी क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, अपने सेल ऑर्गेनेल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा
सेल। लेकिन इसमें वेरिएशन कहां गया? हम तो वेरिएशन के बारे में चर्चा कर रहे थे, वेरिएशन हुआ कैसे? और ये डीएनए है। डीएनए में मान लीजिए ये जो डीएनए है, मान लीजिए ये जो डीएनए है, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा बदल गया, छोटा सा टुकड़ा बदल गया, क्या हो गया? बदल गया, जिसके कारण ये जो सेल है इससे थोड़ी सी अलग हो गई, थोड़ी सी क्या हो गई? अलग हो गई। इसी के कारण नए सेल्स में वेरिएशन क्रिएट होता है। मान लीजिए ये एक डीएनए है और डीएनए का कोड होता है, क्या होता है? डीएनए का कोड। डीएनए पे अलग अलग टाइप के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, नाइट्रोजनस बेस। कोड समझ लीजिए, आपको कोड समझना है, ATGCTA, ठीक है। मान लीजिए इस डीएनए का कोड ये है, लेकिन जैसे ही यहां पे आया, यहां पे तो टी बदल गया, क्या हो गया? टी बदल गया, टी कुछ और बन गया, तो AGGCTA ये कोड हो गया, क्या हो गया? कोड ये हो गया। आप देख पा रहे हैं, क्लियरली देख पा रहे हैं, यहां पे टी से क्या हो गया? जी हो गया। और इसका इफेक्ट इस पे कुछ और होगा। मान लीजिए इसका कुछ अच्छा इफेक्ट था और इसका कुछ निगेटिव इफेक्ट आ गया, तो इस प्रकार से क्या होता है? इस प्रकार से वेरिएशन होता है। लेकिन मान लीजिए इसका कुछ खराब इफेक्ट हो और जी आने से वो इफेक्ट खत्म हो रहा हो, तब तो अच्छा इफेक्ट हो जाए, तब तो वेरिएशन हमारे लिए अच्छा हो सकता है। तो वेरिएशन दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो अगर वेरिएशन हो रहा है तो वो हमारे लिए अच्छा हो सकता है। मान लीजिए किसी के अंदर कोई बीमारी है और उसके डीएनए में कोई सीक्वेंस गड़बड़ हो गया और उस गड़बड़ी के कारण वो बीमारी खत्म हो गई, तो ये वेरिएशन कैसा हुआ? ये तो अच्छा वेरिएशन हुआ। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान हेल्दी है, नॉर्मल है, और उसमें उसके डीएनए में कुछ गड़बड़ी हो गया, कुछ गड़बड़ी यानी कि उसके न्यूक्लियोटाइड्स में, ये जो न्यूक्लियो, इसको एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन बोलते हैं, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी हो गया, मान लीजिए यह पार्ट डिलीट हो गया, यहां से हट ही गया, और इसके कारण क्या हो गया? इसके कारण यहां पे कुछ और हो गया। तो वेरिएशन अलग अलग टाइप के हो सकते हैं सेल डिवीजन के समय। किस समय? सेल डिवीजन के समय डीएनए में कोई पार्ट टूट सकता है, कोई पार्ट डिलीट हो सकता है, या कुछ अदर पार्ट्स आके जुड़ सकते हैं। तो इन सभी कारणों के कारण क्या होता है? वेरिएशन। तो आप समझ पा रहे हैं कि एक ही पर्सन के एक ही पेरेंट्स के दो अलग अलग, या तो सन है या डॉटर है, तो उनमें अलग अलग बिहेवियर, कैरेक्टर, या उनका थोड़ा सा अलग होना, वेरी करना, ये इसी के कारण से संभव है, क्योंकि सेल डिवीजन के समय वो अलग अलग तरीके से कंबाइन कर पा रहे हैं, वो अलग अलग तरीके से कंबाइन कर पा रहे हैं, उनमें अलग अलग बिहेवियर आ रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन क्यों हो रहा है आप समझ गए कि कुछ गिर गया। तो डीएनए में सेल डिवीजन के समय अगर किसी पार्ट का डिलीशन या एडिशन, डिलीशन यानी कि हट जाना, और एडिशन यानी कि जुड़ जाना, तो अगर ये कुछ हो रहा है जिसके कारण सेल में कुछ नया इफेक्ट जनरेट हो रहा है, इसी के कारण क्या होता है? वेरिएशन जनरेट होता है। इसको नोट डाउन कर सकते हैं, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं। नोट डाउन कर चुके होंगे। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, तो क्या सेल डिवाइड होते समय क्या डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? जो डीएनए सेल के पास है, सेल डिवाइड करते समय, बढ़ते समय, क्या एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? हाँ, बनाता है। लेकिन उस बनाते समय कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिसके कारण कुछ वेरिएशन भी आ सकते हैं। सेल डिवाइड करते समय एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, सेल डिवाइड करते समय एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, डिवाइड करते समय। लेकिन उस डिवाइड करते समय सेल में उस प्रोसेस को परफॉर्म होते समय कुछ गड़बड़ियां हो सकती हैं, जिनके कारण वेरिएशन क्रिएट हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो वेरिएशन हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकता है और बहुत ज्यादा डिजास्ट्रस भी हो सकता है। डिजास्ट्रस जैसे आपने हिरोशिमा नागासाकी का नाम सुना होगा, जहां पे अमेरिका ने क्या एटम बम गिराया था, और उस एटम बम के एटॉमिक रेडिएशन के कारण वहां आज तक लोग विकलांग, यानी कि डिसेबल्ड सॉरी, विकलांग शब्द मैंने गलत बोल दिया, डिसेबल्ड, ऐसे लोग जन्म ले रहे हैं। और बच्चे जो हैं वो क्या यूट्रस में ही उनका आर्म डिफॉर्मेशन, बहुत सारी ऐसे तरह की बीमारियां उनमें क्या कॉन्जेनाइटल यानी कि जन्म से ही मौजूद हो रही हैं। तो जो ये वेरिएशन है, वेरिएशन बहुत खतरनाक हो सकता है अगर ये
क्या होता, अगर हमारे डीएनए का कुछ ऐसा पार्ट या ऐसा ऐसा सीक्वेंस गड़बड़ हो रहा है तो हमारे शरीर पर इसका बहुत ज्यादा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। निगेटिव इम्पैक्ट यानी कि बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो वेरिएशन कैसे जनरेट हो रहा है, हमने इस चीज को समझ लिया। इन सभी चीजों को आप ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें हमको अगले चैप्टर में काम आएंगी, अगले चैप्टर में और इस चैप्टर में भी, दोनों चैप्टर में काम आएंगे। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक और देख ले रहे हैं, जिसके बाद हम अपने क्लास को एंड करेंगे। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि बताइए इंसान के पास कितने क्रोमोसोम्स होते हैं, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? आप सोच के बताइए, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स ह्यूमंस हैव? हाउ मेनी क्रोमोसोम्स ह्यूमन हैव? अब देखिए, स्पेलिंग पे मत जाइएगा कि कौन सा कहाँ होगा, तो आप क्लियरली आंसर कर पा रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स और 23 पेयर, यानी कि या तो 46 क्रोमोसोम होंगे या 23 जोड़ी होंगे, 23 जोड़ी होंगे, ठीक है। देखिए, ये कोई पर्सन है, सॉरी ये एक लेडी है, ठीक है। ये एक लेडी है, ठीक है। तो इनके सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? इनके सभी सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आवश्यक है, ये चीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आवश्यक है। और इनका क्रॉस हम इनसे करा देते हैं, क्रॉस नहीं, क्रॉस शब्द इंसान के लिए थोड़ा सा अजीब दिखता है। ये है एक भूतिया बालक, भूतिया, ठीक है। तो इनके सेल्स में भी कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 46, ठीक है। अब ध्यान देने लायक बात यह है कि अगर 46 यानी कि 46 क्रोमोसोम यहां से आए और 46 क्रोमोसोम यहां से आए, 46 क्रोमोसोम यहां से आए और 46 क्रोमोसोम यहां से आए, कब? रिप्रोडक्शन के समय। कब? रिप्रोडक्शन का समय। तो जो नया बेबी जनरेट होगा, जो नया बेबी फॉर्म होगा, तो उस बेबी में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? उस बेबी में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 12, 9, ठीक है, 92 क्रोमोसोम्स। 92 क्रोमोसोम्स, जो कि संभव ही नहीं है, जो इंसान बनने ही नहीं देगा। सिर्फ एक क्रोमोसोम्स के अल्टर होने से हमारे शरीर में इतने डिजास्ट्रस बदलाव आते हैं, या कुछ ऐसे कैरेक्टर डेवलप होते हैं जो हमको फर्टाइल रहने ही नहीं देते। फर्टाइल यानी कि हम आगे जन्म होने, हम आगे किसी संतति को जन्म नहीं दे सकते हैं, आगे किसी ऑर्गेनिज्म को, आगे किसी अपने अगली पीढ़ी में जन्म नहीं दे सकते हैं, ठीक है, सिर्फ एक क्रोमोसोम्स के बदलाव में। लेकिन यहां पे देखिए, क्रोमोसोम्स 2 गुना हो जा रहा है। लेकिन इसको इंसान या प्रकृति ने कैसे रोका है? इसको कैसे मेंटेन किया जाएगा? तो इसको मेंटेन करने के लिए हमारे सेल में एक अलग डिवीजन चलता है। अभी जो हमने इसके पहले डिवीजन पढ़ा था उसको बोलते हैं माइटोसिस। माइटोसिस में सेल में क्रोमोसोम्स का नंबर मेंटेन रहता है। अगर मेरे पास अगर एक सेल के पास 23 क्रोमोसोम्स हैं, तो अगर वो डिवाइड कर रहा है माइटोसिस के रास्ते से, तो उसके डॉटर सेल्स में भी 23 क्रोमोसोम्स ही रहेंगे। लेकिन अगर किसी सेल के पास 46 क्रोमोसोम है और वो नए तरीके से, ये जो मैं पढ़ाने वाला हूं, अगर इस तरीके से डिवाइड कर रहा है, तो सीधा आधा हो जाएगा, सीधा आधा, यानी कि 46 का आधा 23 क्रोमोसोम जो हम पढ़ने वाले हैं। ये रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आवश्यक है, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूं। देखिए, तो दिस टाइप ऑफ 23, हमको 23 करना है। दिस टाइप of cell division occurs in
occurs in only germ cells, यानी कि ये उन्हीं कोशिकाओं के लिए है जो आगे चलकर रिप्रोडक्शन में हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये सभी कोशिकाओं में ऐसा नहीं होगा। ये जो डिवीजन है, ये जो सेल डिवीजन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये सिर्फ जर्म सेल्स में होगा। ये सिर्फ किस में होगा? जर्म सेल्स क्या होती हैं? दीज आर द सेल्स विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ये वैसी सेल्स होती हैं जो रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं। क्या हाथ की कोशिकाएं रिप्रोडक्शन में मदद करती हैं? नहीं करती हैं। हाथ रिप्रोडक्शन में मदद नहीं करता है, सिर पैर कुछ भी नहीं करता है। रिप्रोडक्शन में मदद करने के लिए कुछ खास सेल्स, जिनको स्पर्म ओवम बोलते हैं, ये जो सेल्स होती हैं, इन सेल्स में, इनके पेरेंट सेल्स में, यानी कि स्पर्म जिनसे बन रहा है, उन सेल्स में मियोसिस होगी, जो ये डिवीजन है। तो ये सेल डिवीजन का नाम क्या है? मियोसिस। तो भैया आखिर मियोसिस होती कैसी है? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इतना पार्ट को मिटा रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है? मिटा दूं? देखिए होगा क्या। ये है जर्म सेल्स, 46 क्रोमोसोम है इसमें। अब इसमें होगा क्या? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद ये 4 सेल्स बनाएगी। कितने सेल्स बनाएगी? 4 सेल्स। और इसमें नंबर कितना होगा? 23। मान लीजिए ये मेल है, मान लीजिए ये क्या है? सॉरी, ये तो फीमेल है। और इसमें भी, इसके भी जर्म सेल्स में ये है पेरेंट जर्म सेल्स, और ये भी इसका मेल पेरेंट जर्म सेल्स हैं। तो इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स हैं? क्योंकि हमारे बॉडी के सभी कोशिकाओं में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें भी होंगे। ये भी पेरेंट जर्म सेल्स। तो ये डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा? डिवाइड। और डिवाइड करके ये भी 4 सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा? 4 सेल्स। इसमें कितने आ जाएंगे? 23। ठीक है। और ये किस तरीके से डिवाइड कर रहा है? मियोसिस के रूप से, मियोसिस के रास्ते से। मियोसिस क्योंकि माइटोसिस से करता तो इसमें भी 46 होते, इसमें भी 46 होते। माइटोसिस में क्या होता था? माइटोसिस में अगर 46 है तो पहले 2 गुना करेगा और 2 गुना करके 2 कोशिकाओं में बांट देगा। लेकिन यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे 46 है तो इसमें 23 4 कोशिकाएं बनेंगी, और 4 कोशिकाएं में मियोसिस 2 पार्ट में होता है। तो ये चारों कोशिकाओं के पास, ये चारों सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम्स है? 23। और मान लीजिए ये X, ये भी X, ये भी X, ये भी X। हम जानते हैं कि फीमेल के पास क्या होता है? XX। फीमेल के पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं? XX। मेल के पास क्या होता है? XY। तो मान लेते हैं ये X है, ये Y है, ये X है, ये Y है, ठीक है। इसमें से आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, अगर हम X और X लेते हैं तो भी 46 आएगी, X Y लेते हैं तो भी 46 आएगा, X लेते हैं 46 आएगा, X Y लेते हैं तो भी 46 आएगा। यानी कि ये हमारे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने के समय हमारे क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखता है। कौन? मियोसिस इज अ टाइप ऑफ डिवीजन विच क्या करता है? विच कांस्टेंट आवर क्या? क्रोमोसोम नंबर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते समय ये किसको? क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखता है। क्या करता है? मेंटेन रखता है। यानी कि अगर एक पीढ़ी में 46 क्रोमोसोम्स है तो अगले पीढ़ी में भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगी। 92 यानी कि 92 नहीं हो जाएंगे, 92 यानी कि 92 नहीं हो जाएंगे।
इसके लिए ये करता क्या है, इसके लिए ये पेरेंट जर्म सेल में मियोसिस कराता है और मियोसिस कराने के बाद इन सभी के नंबर को हाफ कर देता है, इनमें भी नंबर को हाफ करेगा और हाफ हाफ नंबर जब एक दूसरे से मिलते हैं, कब मिलते हैं, रिप्रोडक्शन के समय, जब फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो जब मिलते हैं तब इनका नंबर फिर से 46 यहाँ यानी कि यहाँ पे आ जाता है। तो इससे एक नॉर्मल बेबी पैदा होगा, इन सभी कॉम्बिनेशन से नॉर्मल बेबी। कौन सा बेबी? नॉर्मल बेबी का जन्म होगा। तो ये कुछ बेसिक्स हैं जिनके जिनके बिना आप आपको रिप्रोडक्शन को नहीं पढ़ना चाहिए। रिप्रोडक्शन या जेनेटिक्स को क्लास 10th के, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो क्लास 10th में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर ये आप 11th 12th में जाएंगे तो ये रत्ती भर कुछ नहीं है। आपको अलग से इसका चैप्टर बनाया गया है, सेल और सेल साइकिल का अलग से क्या चैप्टर बनाया गया है, लेकिन फिर भी हम अपने क्लास 10th के लेवल पर जितना हो सकता है उतना अच्छे से पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने मियोसिस को देख लिया, और मियोसिस क्या करती है, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्रोमोसोम्स के नंबर को मेंटेन रखती है, कांस्टेंट रखती है। ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्रोमोसोम्स के नंबर को कांस्टेंट रखने का काम करती है। कौन सी डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। कौन सी डिवीजन? मियोसिस डिवीजन। तो आप इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, इसको आराम से नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है, तो जरूर कमेंट में पूछिए कि आपको क्या डाउट आ रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने पूरे एकदम बेसिक को समझा कि रिप्रोडक्शन क्यों आवश्यक है। किसी इंडिविजुअल के लिए, मेरे लिए रिप्रोडक्शन आवश्यक नहीं है, हाँ, लेकिन एक इंसान की प्रजाति को मेंटेन रखने के लिए, मान लीजिए मैं अपने प्रजाति का अंतिम व्यक्ति हूँ और मैं सोच लूं कि मैं रिप्रोड्यूस नहीं करूंगा, तो क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, इंसान इस धरती से गायब हो जाएंगे। लेकिन मैं अंतिम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो जरूरी रहता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के रिप्रोड्यूस करने या नहीं करने से किसी जाति पर, विशेष पर कोई असर नहीं पड़ता है, ये किसी व्यक्ति को जीवित रखने के लिए कोई आवश्यक नहीं है, हाँ, लेकिन ये किसको मेंटेन करने के लिए आवश्यक है, धरती पर किसी खास प्रकार के स्पीसीज को, उसकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए जीव इस पर इतना एनर्जी बर्बाद करता है, इसीलिए इस पर जीव इतना अपना एनर्जी वेस्ट करता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर एनर्जी वेस्ट करने का कोई कारण नहीं बनता, बिना मतलब का एनर्जी वेस्ट हो रहा है। अच्छा, एक और चीज हमने देखा, माइटोसिस कैसे होता है। माइटोसिस में एक सेल होता था, सेल के पास जितना भी क्रोमोसोम है, जितना भी डीएनए है, वो डीएनए को पहले 2 गुना करेगा, और 2 गुना करने के बाद वो सेल बीच से टूट जाएगी, टूट कर 2 भागों में बट जाएगी। और क्योंकि उसका जो डीएनए है 2 गुना हुआ है, तो आधा ऊपर चला जाएगा और आधा नीचे। जितना पेरेंट सेल के पास डीएनए था उतना ही डीएनए ऊपर भी है और उतना ही डीएनए नीचे भी है, ठीक है। लेकिन मियोसिस में ऐसा नहीं होता है। मियोसिस में क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्रोमोसोम के नंबर को मेंटेन रखना पड़ता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, पहले इसमें मियोसिस होता है। क्या होता है? मियोसिस। पहले इसमें क्या होता है? मियोसिस। और मियोसिस क्या होता है? मियोसिस ये जितना भी इसके जर्म सेल्स में, अच्छा, मियोसिस सभी सेल्स में नहीं होता है, मियोसिस सिर्फ कुछ पर्टिकुलर सेल्स यानी कि ऐसे सेल्स में होता है जो रिप्रोडक्शन करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो रिप्रोडक्शन करने के लिए आवश्यक होते हैं, उनमें मियोसिस होता है, और ये सेल में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनको आधा कर देता है, और अंतिम में हमें कितने सेल्स मिलती हैं? 4 सेल्स मिलती हैं। और अंतिम में हमें कितनी सेल्स मिलती हैं? 4 सेल्स। अगर ये फीमेल है तो ये जितने भी सेल्स हैं वो एक्स 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 होंगे, क्योंकि एक्स कितने भाग में भी बटले वो एक्स ही। मान लीजिए इसके पास एक कोशिका है, तो एक कोशिका है जिससे 4 कोशिकाएं बन गई। कितनी कोशिकाएं? 4। और 1000 कोशिका होती तो और ज्यादा बनता, उससे ज्यादा बनता, ठीक है। तो उससे हमको मतलब नहीं है। लेकिन फीमेल के पास है, फीमेल के पास क्या होता है? फीमेल के पास हमेशा एक्स एक्स ही, कौन सा क्रोमोसोम होता है? सेक्स क्रोमोसोम हमेशा एक्स एक्स ही होता है। उसके बाद मेल के पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो एक्स और वाई होता है, एक्स और वाई। तो मेल सिर्फ 2 प्रकार के गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सकता है, या एक्स वाला या वाई वाला। तो एक्स वाई मैंने ऐसे कर दिया है। आप इसमें से किसी भी कॉम्बिनेशन को उठा ले, उसका जोड़ जो होता है वो हमेशा 46 ही होगा। 46 और 46। भैया मान लीजिए फीमेल में 22 हो जाए, ठीक है, मान लीजिए इसमें 22 हो जाए, इसमें 24 हो जाए, और इसमें 23 रहे, तो होगा ये, मान लीजिए अगर ये 24 वाला इसमें 23 से मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगा? 47। इसको बोलते हैं ट्राइसोमी, जो कि पढ़ना नहीं है, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं, और इसको बोलते हैं मोनोसोमी। इसको क्या बोलते हैं?
अगर ये 23 वाला से मिल जाए तो इसको बोलते हैं मोनोसोमी, जो कि हमारे सिलेबस में है नहीं। क्लास 12th में जेनेटिक्स में अंतिम पार्ट में ये दिया हुआ है और वहां पे हम चलेंगे तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम्स के बारे में अच्छे से डिटेल में जानना है, भागना नहीं है, जानना है। लेकिन उसको जानने से पहले हमें अपने बेसिक्स को मजबूत करना होगा ताकि हम किसी आधार पे खड़े तो हो सकें। अगर हमें एक एक सीढ़ी ऊपर जाना है तो कम से कम हमने जिस सीढ़ी पर अपना पैर रखा है वो सीढ़ी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजों को हम जानेंगे, ठीक है। चलिए मिटा देता हूं। तो बताइए आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो लेक्चर को इतने देर तक सुना। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।